उसमें 4 कल्ला जत्था चल रहे हैं, वो गांव टू ग्राम पंचायत वाइज वो जाके कैंपेन कर रहे हैं। इस बार में जो कैंपेन हमारा तीसरा चरण चल रहा है, इस बार हमने गांव के वॉलेंटियर और समाज के जो मुखिया है उनको साथ में लेके इस पूरे कार्यक्रम में एक सक्रिय भूमिका निभाई है और उससे प्रतिशत काफी बढ़ रहे हैं। और प्रयास ये रहेगा कि हम ये इस पूरी कैंपेन को उस रूप में जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका मीडिया की है, मीडिया ने समय समय पे गांव में कई बार, हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, हम जो भी कार्यक्रम करते हैं या जिस टाइप के जो मुद्दे होते हैं उससे भी लोग प्रेरित होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं। और आजकल गांव गांव ढाणी ढाणी तक अखबार पहुंच रहे हैं, मीडिया के व्हाट्सएप के माध्यम में मैसेज पहुंच रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि समय समय पे आपकी भूमिका, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हम सतत रूप से अगर आगे ले जाएंगे तो जिले में इस टाइप की चाहे आपदा की बात करें, विपदा की बात करें, इस टाइप का जो तकलीफें आती है जिसमें मीडिया, प्रशासन, इस टाइप की संस्थाएं, इस टाइप की दाता संस्थाएं अगर जुड़ के अगर प्रयास किया जाए काफी उपयोगी रहेगा। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप काफी अनुभवी मीडिया की जो साथी आए हुए, मेरे हिसाब से कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल से इस फील्ड में सामाजिक सब सिस्टम से जुड़े हुए, तो मैं चाहूंगा कि इस पूरे कैंपेन में जो चल रहा है इसमें मीडिया की भूमिका के साथ अपन एक आम नागरिक के रूप में भी अपन को और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, क्या क्या कुछ सिस्टम होने चाहिए, मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और मैं अक्षय दान जी और इस टाइप के आप सब लोगों ने, मैं जब भी देखता हूं आपका मीडिया के साथ, आपका इस टाइप के चैनल के माध्यम से आप लोगों के मैसेज होते रहते, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा 20-25 मिनट अभी लंच की जब व्यवस्था हो रही है, जब तक मेरा एक निवेदन रहेगा कि आपके श्रीमुख से भी हम थोड़ा सुनना चाहेंगे कि अपन इस पूरे कैंपेन को आगे किस रूप में ले जाएं, कैसे कैसे प्रयास हो रहे हैं। और आप में भी आप काफी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, काफी स्टेप के कैंपेन से जुड़े हुए, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप भी अपने अनुभवों को यहाँ आदान प्रदान करेंगे तो ये कार्यशाला ज्यादा सार्थक रहेगी और हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। तो पुनः आप सभी का स्वागत। और मैं चाहूंगा कि मैं बिना नाम लिए अगर आप अपने अनुभवों को बांट पाओगे या कुछ इस टाइप की सुझाव कि जिले में और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चाहे हम कोरोना की बात करें, लंपी स्किन जो गायों की बीमारी की बात करें, और मीडिया की बदौलत मैं कह रहा हूं जहां इस टाइप की खबरें बन रही है, प्रशासन भी सक्रिय हो रहा है, लोग भी सक्रिय हो रहे हैं, तो मेरे एक आपसे निवेदन रहेगा कि अपन मिलके कैसे आगे जा सकते हैं। तो पुनः मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा पधार के अपने अनुभवों से लाभान्वित करें तो बहुत सार्थक रहेगा, बहुत उपयोगी रहेगा। कहां से शुरुआत कर और जैसे संस्थान, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सरकार की जो जितने आशा वर्कर थे, जितने मतलब कि कार्यकर्ता थे, उनकी भूमिका के बिना ये नहीं हो सकता था। और सरकार ने जो काम किया है वो सही में मतलब कि ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ना कि भारत के लिए पर पूरे दुनिया के लिए भी। शायद इसीलिए है कि हम आज आराम से यहाँ पे बैठ के बातें कर पा रहे हैं। तो ये स्लाइड में आप देखिएगा कि किस तरह से राजस्थान में वैक्सीनेशन बढ़ा है। ये पूरे NFHS का आप पूरा जर्नी देखिए कि किस तरह से जब 1992-93 में NFHS शुरू हुआ था तब हम बात 21% पे थे, आज हम 80% के आसपास पहुंच चुके हैं। अब जो मैं कह रहा था कि ये 80% से 90% के बाद 100%, वहां तक पहुंचने का जर्नी और टफ होने वाला है। ये अब आसान नहीं रहेगा क्योंकि हमने अभी तक लो हैंगिंग फ्रूट्स जो बच्चों तक हम पहुंच सकते थे, जिनको हम कन्विंस कर सकते थे, वहां तक हम पहुंचे हैं। तो आने वाले जर्नी के लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि चूंकि मीडिया की अभी तक भूमिका, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है, आने वाले समय में भी हम चाहते हैं कि मीडिया हमारे साथ रहे, हम उनके साथ मिलजुल कर काम करें, ताकि ये जो प्रोग्राम है वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ की हर दिन टारगेट चेंज होते हैं, हर दिन नए बच्चे, नई माताएं, नए लोग इसमें जुड़ते हैं। ये ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जहाँ की हर दिन एक टारगेट चेंज होता है। आप राजस्थान की बात कीजिए तो यहाँ 16 लाख मतलब प्रेगनेंसी होती है साल में, मतलब 16 लाख माताएं तो जुड़ ही रही हैं, फिर उसके बाद बच्चे भी जो आ रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं इससे।
इस कार्यक्रम में। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारी बाधाएं भी हैं। तो इन बाधाओं को हमने कैसे पार किया है वो हमने अभी तक देखा है कि उसमें कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा रोल रहा और आने वाले समय में भी यही रहेगा। एक तो सप्लाई साइड है, दूसरा है डिमांड साइड। तो दोनों को कैसे हम मैच करेंगे, कैसे उस पर काम करेंगे, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं इतने समय में और आने वाले समय में कुछ नए प्रायोरिटीज़ भी ऐड होने वाले हैं। ये जो सारा वैक्सीनेशन कैंपेन हमारा चल रहा है, तो उन प्रायोरिटीज़ को लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे उस पर भी थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे आपसे। ये है NFHS 4 और NFHS 5 में जो अंतर रहा है वो आप देख सकते हैं। जो रेड एरिया थे वो या तो ग्रीन में बदल गए या तो येलो जोन में चले गए NFHS 5 में, और बाड़मेर तो बहुत ही आगे गया है। वो मैं आपको आने वाले स्लाइड में दिखाऊंगा। बाड़मेर की जो अचीवमेंट रही है NFHS 5 में वो बहुत ही ज़्यादा जंप बाड़मेर के एरिया में हुआ है और इसमें सभी लोगों की भूमिका रही है, हर स्टेक होल्डर की भूमिका रही है और इसके बहुत ही सराहनीय रिजल्ट सामने आए हैं। आगे चलते ये जो मैं बता रहा था बाड़मेर, ये पूरे रीजन का, जोधपुर रीजन का NFHS 4 और NFHS 5 का कंपैरिजन है। अगर आप बाड़मेर में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अंतर है NFHS 4 और 5 में। कहाँ हम 36% पे थे, कहाँ सीधे 92% पे चले गए हैं। तो कुछ तो हमने अच्छा किया होगा जिसके चलते हम इतना गए हैं आगे और सारे लोगों ने मिलजुल कर काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें बहुत ही अहम भूमिका रही है कम्युनिकेशन हर माध्यम से जो कम्युनिकेशन गई है, हर चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो प्रेस हो, हर तरफ से जो कम्युनिकेशन गई है उसकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं कि आपके बाड़मेर में ये जो मंथली रिपोर्टिंग डेटा आता है उस हिसाब से अलग अलग जो एरिया है वो कहाँ पे है। कोई एरिया 96% पे है तो कोई एरिया अभी भी 83 पे है। तो इसको हम लोग कुछ पिछड़े हुए हैं, कुछ आगे हैं। तो जो पिछड़े हुए हैं उनको भी कैसे हम आगे ले जाएं, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है और हम उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों की वैक्सीनेशन की बात आती है तो इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं लेफ्ट आउट वो बच्चे होते हैं जिनको भी कभी वैक्सीन लगी ही नहीं, वो कभी आए ही नहीं, वो पूरे सिस्टम से छूट गए। फिर कुछ बच्चे होते हैं ड्रॉप आउट होते हैं वो बच्चे जो कि मतलब कि आए, कुछ वैक्सीन लिया बट फिर वो किसी कारणवश या तो मान लीजिए माइग्रेट कर गए, कहीं चले गए, या तो उनके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके चलते वो वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं आए और वो ड्रॉप आउट हो गए। अब आने वाले समय में सरकार के साथ एक और परिभाषा जुड़ेगी, वो है 0 डोज वाले बच्चों। ये नए प्रायोरिटी वाले बच्चे होंगे जिनको कि हम चाहेंगे कि ये वैक्सीनेशन के पूरे कैंपेन में जोड़ें। क्योंकि 0 डोज वाले बच्चे हम कैसे डिफाइन करते हैं? 0 डोज वाले बच्चे वो हैं जिनको कि DPT का एक भी वैक्सीन DPT 1 नहीं मिला है, वो 0 डोज के बच्चे होंगे। तो ये हमारी आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी, कैसे हम 0 डोज वाले बच्चों तक पहुँचेंगे और उनको भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज के दिन में यहाँ बैठे कोई भी लोग ये नहीं कह पाएंगे कि वैक्सीन से कोई असर नहीं हुआ। हमने अपने जीवन काल में पोलियो खत्म होते हुए देखा है, हमने अपने जीवन काल में स्मॉल पॉक्स खत्म होते हुए देखा है। तो वैक्सीन की भूमिका तो अब लोगों को पता चली है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोविड में जितने लोगों को हमने जोड़ा है ना, जिन्होंने कभी वैक्सीन नहीं लिया होगा पर कोविड के वैक्सीन लिए थे, ये आगे जाके ये इंश्योर करेगी कि ये जो बड़े लोग थे अपने बच्चों को कम से कम वैक्सीन दिलवाएं। क्योंकि वैक्सीन बहुत सारे प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो होते हैं उससे बचाते हैं बच्चों को। ये देखिए, अगर आप हम देखें कि लोग वैक्सीन लेते क्यों नहीं, इसकी मतलब की रिपोर्ट है
स्टेट इम्यूनाइजेशन असेसमेंट रिपोर्ट है 2017-18 की। सबसे ज़्यादा जो इसमें आते हैं वो है 16% लोगों को साइड इफेक्ट का डर लगता है कि अगर मैंने वैक्सीन लगाया तो बुखार आ जाएगा, वैक्सीन लगाया तो कोई दर्द शुरू हो जाएगा, वैक्सीन लगाया तो कुछ दिक्कत आ जाएगी, और वो बड़ी जो चीज़ है जिससे जो फायदे हैं उसको वो नहीं देख पाते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कि इसमें निकल के आता है। दूसरा है कि दूसरे डोज के बारे में पता ही नहीं है कहाँ लगने वाला है, क्यों लगने वाला है, किस टाइम पे हमें जाना है, छूट गया किसी तरह से, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली इसमें दिक्कत ये होती है। तो इसमें जो नए कोविन ऐप वगैरह जो बने थे, आप देखेंगे कि उसमें ये जो पूरा कोविड का वैक्सीनेशन हुआ था उसमें इनकी भूमिका बहुत अच्छी रही, क्योंकि समय समय पे लोगों को बताना कि आपका सेकेंड डोज का समय हो गया है, आपका थर्ड डोज का समय हो गया है, तो इसमें बहुत ही सहायता मिली है। फिर से बहुत छोटी छोटी समस्या भी है, लॉन्ग वेटिंग टाइम, बहुत समय लग जाता है, दूर नहीं जाना चाहते हैं। छोटी समस्या है बट आपके एरिया में शायद ज़्यादा होगी, बाड़मेर, जैसलमेर, जहाँ दूर दूर लोगों को जाना है, तो वहाँ ये समस्या हो सकता है कि ज़्यादा होगी। पर ये आप देख सकते हैं कि 0.08% लोगों के साथ है। फिर से बहुत लोगों को समय ठीक नहीं लगता है। यार एएनएम कब आती है हमें वो ठीक नहीं लगता है। उस समय मैं जब चाहता हूँ, मैं जब फ्री होता हूँ, उस समय एएनएम नहीं आती है। तो ये सब सारे मतलब कि बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे हम इन पे कम्युनिकेशन कर पाए, कैसे लोगों को बता पाए कि इसमें मतलब कि वो सही समय पे जाए और अपना सही डोज में। कुछ है मदर बहुत बिजी भी थी, उनके पास कुछ और काम था, तो इसलिए वो वैक्सीन लेने नहीं गई। तो कैसे हेल्थ सीकिंग बिहेवियर कम्युनिटीज़ में आ सके, कैसे गांव वाले हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को ले सके, वो भी देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड करें। ये अभी तक आप कोविड का जो डेटा है वो है किस तरह से यहाँ पे अचीवमेंट रही है बाड़मेर में। अभी तक तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। अगर आप देखिएगा तो फ्रंटलाइन वर्कर्स में 119% का है, हेल्थ केयर वर्कर्स का भी बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। अगर कम अचीवमेंट की बात करें तो बच्चों में अभी भी मतलब कि बहुत अच्छा डोजेस नहीं लगा है। बूस्टर डोजेस में भी दिक्कत आ रही है। बहुत से लोग ऑल गार्ड्स आर डाउन, लोग अब उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। शुरू में तो बहुत दिक्कत थी, लोग मतलब कि आ रहे थे वैक्सीनेशन सेंटर्स में। अब वैक्सीनेशन सेंटर पे लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और इसीलिए आप देखेंगे कि बूस्टर डोज भी बहुत कम होता जा रहा है, लोगों का थोड़ा गार्ड्स भी डाउन हुआ है। तो ये एक समस्या रहे है। फिर से 12 से 18 वाले जो बच्चों का ग्रुप है उसमें भी मतलब कि आप देखिएगा कि कम रहा है वैक्सीनेशन। तो कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनको और जागरूक कर सकते हैं, ये देखने की जरूरत है। दूसरी स्लाइड में ये देखिए, इसमें ये साफ दर्शाता है 18+ में हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आगे भी बढ़े हुए हैं। ये सारे जो आंकड़े हैं ये सारे कोविन से लिए गए हैं, ये सब कोविन के आंकड़े हैं। और ये मतलब कि कोविड के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हर सेकंड वो बढ़ता घटता भी रहता है, और बहुत आसानी से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं। कोविन ऐप पे जाने पे नीचे में स्टैटिस्टिक्स का एक सेक्शन होता है, और उसमें आप बाड़मेर डालिएगा तो आपको बाड़मेर का उस समय तक का, उस सेकंड तक का डेटा आपको मिल जाएगा कि कितने डोजेस लगे हैं और कितने मतलब कि लगने बाकी है या क्या अचीवमेंट रहा है अभी तक। तो ये डेटा बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है और आपको इजीली मिल भी जाएगा। ये कोविन सॉफ्टवेयर पे है। दूसरे स्लाइड पे अब बात करेंगे कोल्ड चेन पॉइंट्स की। कोल्ड चेन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ की हम वैक्सीन्स को स्टोर करते हैं, और इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है वैक्सीन को सही तापमान पे सही समय पे पहुंचाना। वैक्सीन को आप ज़्यादा तापमान पे भी नहीं रख सकते हैं, कम तापमान पे भी नहीं रख सकते हैं। अगर कुछ वैक्सीन होते हैं कि अगर आप उनको ज़्यादा तापमान पे भी रख दीजिएगा, ज़्यादा ठंडी जगह पे उनको रख दीजिएगा तो वो फ्रीज हो जाते हैं, और उनको एकदम ऑप्टिमल तापमान पे रखते हैं जो कि हर वैक्सीन के लिए ज़रूरत है। तो वो कोल्ड चेन पॉइंट्स करती है। और
ये जो सारा कोविड का जो पूरा चला था, इसमें बहुत सारे कोल्ड चेन पॉइंट्स बढ़ाने की भी आवश्यकता हुई थी और उसे हमने बहुत ही सुचारू रूप से किया भी था। तो बाड़मेर में अभी आप देख सकते हैं कि कोल्ड चेन पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जहां 75 थे अब 109 हो चुके हैं, जिससे कि वैक्सीन सही सलामत सही समय पे आराम से कम्युनिटी तक पहुंच सके। कोल्ड चेन पॉइंट जितना नज़दीक रहेगा कम्युनिटी का, उतना एएनएम को चलना नहीं पड़ेगा, उतनी दूर नहीं जानी पड़ेगी। तो ये कोल्ड चेन पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि सही समय पे वैक्सीन पहुंच जाए बच्चों तक। दूसरा, अगर आप देखिए कि यहाँ पे राजस्थान में दिक्कत कहाँ है, जैसा कि पहला तो मैंने दिक्कत बताया था कि बाड़मेर में आपका डेजर्ट एरिया है, लोग दूर दूर रह रहे हैं, ढानी ढानी में रह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है और वहाँ पे उन तक पहुँचना थोड़ी एक दिक्कत आती है। फिर ट्राइबल एरियाज राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी वही समस्या है, लगभग लोग दूर रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना भी दिक्कत है, उनकी अपनी मान्यताएं भी अलग है, खास करके वैक्सीन को लेकर भी मान्यता अलग है। मैं सिरोही में भी गया था, वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर्स मिले थे ट्राइबल के, जिन्होंने जो कि गए थे ओबामा से मिलने, उन्होंने अपने जीवन भर में उन्होंने कभी वैक्सीन नहीं ली थी, उन्होंने खुद नहीं ली थी, उन्होंने बताया। बट चूंकि जब वहाँ पे लोग पहुँचे, उनको समझाया, तो उन्होंने पहला वैक्सीन तो अपने लिया भी और फिर अपने कम्युनिटीज़ को भी उन्होंने जागरूक किया कि आप भी वैक्सीन लो। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे सिरोही में। तो इस तरह का काम भी हुआ, कैसे ट्राइबल इन्फ्लुएंसर्स को हमने तैयार किया, जो लोग वहाँ पे गांव में रहते हैं, जिनकी इन्फ्लुएंस है, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनकी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं, बशर्ते कि बाहर से कोई जाए और उनको समझाने की कोशिश करे। तो उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, लता जी भी बताएंगे किस तरह से उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया हुआ है और इनका बाड़मेर में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है अभी, तो उसका भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है लता जी, मॉनिटरिंग की है कि किस तरह से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जितने भी मतलब कि वैक्सीनेशन चल रही है उसको बहुत सारे जगहों पे मतलब कि ये मॉनिटरिंग का सिस्टम को भी सुदृढ़ किया गया है और उसको आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरत है आगे। अब यूनिसेफ कहाँ कहाँ सपोर्ट करती है, हम लोग सरकार के साथ मिलके, कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी में मीडिया की भूमिका भी आती है। मीडिया की भूमिका की जब मैं बात करता हूँ तो आज के दिन में खाली लिखना कोई मतलब कि आपकी भूमिका वहाँ पे नहीं खत्म होती है, वहाँ पे आपकी भूमिका शुरू होती है, क्योंकि आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट जगह आप लोग जो मौजूद है वो है सोशल मीडिया सबसे। और लोग आपके भेजे हुए समाचार को, आपके भेजे हुए जो इन्फॉर्मेशन है उस पर लोग बिलीव करते हैं। पूरे कोविड वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आई, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, वो आई सोशल मीडिया से, ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप में तो ऐसा है कि कोई भी अगर वाइट कोट पहन के खड़ा है तो वो डॉक्टर है और वो आपको कुछ भी एडवाइस दे सकता है। तो इस तरह से आप एक जागरूक नागरिक की तरह और एक पत्रकार होने के पत्रकार आप हैं ही, तो आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें बहुत ही ज़रूरत है कि जो कि ये इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सके कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सा ऐसा समय भी आता है जब लोग पत्रकारों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, और आज के दिन में दिक्कत ये होती है कि लोग वेरीफाई नहीं करते किसी भी इन्फॉर्मेशन को, हम ऑन फेस वैल्यू ले लेते हैं। अगर जैसे मैंने बोला कि अगर कोई वाइट कोट वाला बोल रहा है तो डॉक्टर ही है, अगर कोई पुलिस के ड्रेस भी पहन के बोल दिया तो पुलिस वाला ही हम उसको मान लेते हैं। तो ये एक तो बहुत बड़ी समस्या है जिसको कि जिसमें कि आप लोग उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इसका बहुत ही हमने एक माध्यम निकाला था जब कोविड वैक्सीनेशन होती थी कि जितने भी सही इंफॉर्मेशन जाते थे वो एक सेट ऑफ लोगोस के साथ ही जाते थे। सरकार के लोगो होती थी, फिर से और सब ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट कर रही है, जितने लोग ये पूरे वैक्सीनेशन कैंपेन में थे, तो उनके लोगों के साथ हम भेजते थे ताकि लोग पहचान पाए कि हाँ ये सही जगह से आ रहे हैं। पूरे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान
मीडिया को सही समय पे सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना, ये भी एक बहुत ही बड़ा काम था, जिसको कि मुझे लगता है कि आज के दिन में जिस तरह से डेटा की जरूरत थी वो कोविन ऐप से तो खत्म हो चुकी है। कोविन ऐप से कोई भी जाके किसी भी वक्त में कोई भी डेटा निकाल सकता है और बहुत ही पारदर्शिता रही है पूरे कैंपेन में। तीसरी एक सबसे बड़ी दिक्कत की जो मैंने बात की थी कि लोग डरते बहुत है वैक्सीन को लेकर, और बहुत बार जो हम कहते हैं AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, बहुत बार AEFI केसेस भी हो जाते हैं, तो उसमें मीडिया की भूमिका भी बहुत ये जरूरी होती है कि किस तरह से उसको हम रिपोर्ट करते हैं। उसको क्या हम भय की तरह दिखाते हैं या एक इंसिडेंट की तरह दिखाते हैं जिसके कि अभी सरकार खोजबीन करने जा रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करने जा रही है, और उसके बारे में ठीक है आज के दिन में क्लेम हो रहा है कि किसी की डेथ या किसी को कुछ हुआ है वो वैक्सीन के चलते हुआ है, तो ये खाली क्लेम ही है, ये सही नहीं है। अगर वही पेपर में छप जाता है कि एक लोगों की डेथ कोविड वैक्सीन से, और आज से क्योंकि उसकी पूरी प्रक्रिया है, अगर किसी की मान लीजिए कि वैक्सीन लेने के बाद या वैक्सीन लेने के कुछ घंटे बाद किसी की डेथ होती है, तो पूरे प्रक्रिया के हिसाब से ही उनकी फिर जांच पड़ताल होती है, वो फिर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठती है और इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आने में समय भी लगता है। तो क्या हम उस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं कि अभी ये खाली क्लेम है और आने वाले समय में सरकार इसकी ये करेगी, और ये सब में बहुत ही इन सब चीज़ों में, क्योंकि इसके पीछे देखिए एक तो इंसिडेंट ये भी मैं समझ सकता हूँ कि आपको रिपोर्ट करना है, बट अगर आप थोड़ा समय लेके सही कोर्ट लेके अगर आप डॉक्टर से या जो सरकारी अधिकारी है उनसे कोर्ट अगर आप छापेंगे तो हमें कम से कम ये मदद मिलेगी जो पूरा हमने मेहनत लगाया है इस कैंपेन में, जिसमें कि इतने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा ANMs लगती हैं, उनका मतलब कि पूरा प्रोग्राम डिरेल नहीं हो, क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसमें भी मीडिया की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कोविड वैक्सीनेशन का जो पूरा कार्यक्रम चला, इसमें जो मीडिया की भूमिका रही है वो तो मतलब कि सबसे ज़्यादा आपने देखा कि बहुत से न्यूज़पेपर ने तो अपना मास्टहेड तक चेंज कर दिया और उसमें वैक्सीन के फोटो लगाए, हर दिन डेटा था, हर दिन किस तरह से वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है, उसमें मतलब कि बहुत ही मतलब कि जरूरी इंफॉर्मेशंस भी आ रही थी, किस तरह से कोविन को यूज करना है। बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी रहे क्योंकि सिचुएशन इवॉल्विंग थी, हर चीज हर वक्त चेंज हो रही थी, किसी को ये नहीं पता था कि आने वाली चीज क्या है। मुझे अभी भी पता है कि जब याद है कि जब WHO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें मतलब उनके एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये ऐसा समय है कि डिसीजन लीजिए, गलत होगा या समय सही होगा ये हमें भी नहीं पता है, पर आपको डिसीजन लेना है, आपको वायरस से आगे रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी रही, बहुत सी चुनौतीपूर्ण रही, बहुत सी सारी चीज़ें हमने सीखी भी हैं, जिसको कि आगे सरकार हो सकता है इम्प्लीमेंट भी करेगी। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा था, आपने भी बहुत कुछ सीखा है, उसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या इसमें चुनौतियां रही, किस तरह से आपने काम किया था। क्योंकि खाली वैक्सीनेशन पे नहीं, पूरे कोविड में जब हम लोग अपने घर में बंद थे उस समय भी मीडिया बाहर थी, उन लोगों ने हर चीज़ रिपोर्ट किया है, तो उनकी भूमिका पे कहीं भी ये नहीं है। और आप लोगों ने सामने से देखा है कि उस समय क्या हो रहा था कोविड के समय, और वैक्सीन आने के बाद से बहुत, अभी तो हम लोग एक साथ बैठे, कम से कम इतने 2 साल बाद आज बैठे भी हुए हैं, तो वैक्सीन की इम्पोर्टेंस के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये ज़रूरी भी है। अगर हम पूरे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड को देखेंगे तो वो मतलब कि 4 राइट्स में बच्चों के जो जितने राइट्स हैं उसको 4 मुख्य कैटेगरी में डिफाइन करती है। उसमें से पहला राइट जो होता है वो है राइट टू सर्वाइवल, और राइट टू सर्वाइवल मतलब कि जीने का अधिकार जो है उसमें वैक्सीन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाते हैं बच्चों को। और ये हमने देखा है कि बहुत सारे मतलब कि आज के दिन में टिटनस भी नहीं है,
जो प्रेगनेंसी के समय टेटनस होती थी, तो उसे भी हम एलिमिनेट कर पाए वैक्सीन के द्वारा। तो उसकी भूमिका पे कोई संदेह नहीं है, और हम आने वाले समय में चाहेंगे कि आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें। आपकी भी बात सुनना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को कुछ कहना है इस बारे में कि आपको क्या हमसे सहायता चाहिए इन सब चीज़ों में। अगर आपको हमसे कुछ सहायता चाहिए तो वो भी बताइए, हम हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट के साथ मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि देर भी हो रहा है। और हनुमान जी, आप आगे इसको ले जा सकते हैं। साथियों को तहे दिल से पहले तो अपॉलॉजीज की, आज देर हो गई और